हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने 12th की बायोलॉजी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परागण, निषेचन तथा भ्रूण कोश व भ्रूणों का परिवर्धन। और आज हम इसमें मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे परागण की क्रिया। क्या होती है परागण की क्रिया? देखिए, इससे परागण की क्रिया को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो परागण की क्रिया जो है वो हो क्यों रही है। परागण को इंग्लिश में पोलिनेशन कहा जाता है और इसकी क्रिया आखिरकार हो क्यों रही है। तो हम जानते हैं कि जो पुष्प होता है उसमें 2 जननांग होते हैं, एक होता है नर जननांग और एक होता है मादा जननांग। जो नर जननांग होता है जिसे पुंकेसर कहा जाता है और जो मादा जननांग होता है जिसे जायांग कहा जाता है। पुंकेसर जो होता है, हमने उसके 2 पार्ट पढ़े थे। पुंकेसर के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पूतंतु, एक होता है परागकोश। परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानी होती है और उसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में होते हैं और जब वो उसकी कैलोज भित्ति टूट जाती है और अलग अलग हो जाते हैं तब वो एक गोलाकार आकृति ले लेते हैं और जिसे हम कहते हैं पराग कण। अब इसके अंदर यानी पराग कोश के अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कण का निर्माण होता है। पराग कण, ये एक कण है, पराग कण है, और जो परागण है वो एक क्रिया है, जबकि ये पराग कण है। और पराग कण के अंदर ही हम जानते हैं कि नर युग्मक का निर्माण होता है। हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी कि जो पराग कण होता है उसमें 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक होती है कायिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका। जनन कोशिका जो है आगे जाकर 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पराग कण है इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। और जो मादा जननांग है जिसे हम जायांग कहते हैं, उस जायांग, पहले हम इसकी संरचना की बात कर लेते हैं कि जो जायांग होता है, जायांग जो होती है वो क्या होता है? मादा जननांग होता है। जायांग जो है मादा जननांग है जिसमें सबसे ऊपर की ओर जो पार्ट होता है, ये जो सबसे ऊपर की और जो पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। इसे नलिकाकार जो संरचना है, जो नलिकाकार संरचना जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहा जाता है, वर्तिका। और जो सबसे नीचे की ओर फूला हुआ जो भाग होता है जिसे हम कहते हैं अंडाशय, अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है? इसी अंडाशय के अंदर हम कह सकते हैं बीजांड होता है। बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है। तो उस भ्रूण कोश के अंदर, जो कि बीजांड के अंदर होता है, उस भ्रूण कोश में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक का निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब हम बात कर रहे थे कि ये परागण की क्रिया जो हुए है वो होती क्यों है, क्यों होती है ये परागण की क्रिया। तो हम जानते हैं कि जो परागकण के अंदर जो नर युग्मक बनेगा और जो मादा युग्मक है वो दोनों ही अगतिशील होते हैं। अगतिशील का अर्थ है कि वो गति नहीं कर सकते हैं, बिना किसी माध्यम के वो गति नहीं कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया होने के बाद में ही भ्रूण का निर्माण होता है तथा आगे से आगे फल का निर्माण होता है। यानी कि निषेचन की क्रिया के लिए इस नर युग्मक और मादा युग्मक का पास आना जरूरी है, यानी इनका मिलना जरूरी है। और पास आने के लिए ही किसकी क्रिया होती है? परागण की क्रिया। क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं। अगतिशील होंगे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। इस वजह से किसी माध्यम के थ्रू जो है इन नर युग्मक और मादा युग्मक को पास में लाया जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है परागण। अब देखिए कि जो परागण की क्रिया होती है वो होती कब है, यानी कि किस अवस्था में परागण की क्रिया होती है। तो हमने बात की थी कि जो परागकण जो होता है, परागकण जो होता है उसके अंदर 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 कोशिकाएं कौन सी होती है? एक जननी कोशिका, एक होती है कायिक कोशिका। हमने बात की थी कि जो कायिक कोशिका होती है वो बड़ी होती है और जननी कोशिका छोटी होती है। जननी कोशिका से ही परागण के बाद में जो है नर युग्मक का निर्माण होता है। हमने 2 क्रियाएं पढ़ी थी, परागण से पूर्व और परागण से बाद की क्रिया। परागण से पहले होता क्या है कि इस परागकण के अंदर 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक होती है जननी कोशिका और एक होती है कायिक कोशिका। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर परागण जो क्रिया है, ये जो परागण क्रिया है वो होगी कब, किस अवस्था में होगी? तो ये होती है 2 कोशिकीय अवस्थाओं में। 2 कोशिकीय अवस्था में जब परागकण में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है उस समय ये परागण की क्रिया होती है। अब हम समझते हैं कि ये जो परागण की जो क्रिया है वो आखिरकार है क्या।
अभी हमने देखा कि परागण की क्रिया होना क्यों जरूरी है और किस अवस्था में होती है। अब हम देखते हैं कि जो परागण की क्रिया जो है वो है क्या आखिरकार। देखिए, परागण की क्रिया को हम ये समझ सकते हैं कि जो परागकोश है और जो मादा जनांग है उसकी जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर की ओर जो वर्तिकाग्र होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं। इस परागकोश के अंदर किसका निर्माण होता है, परागकण का। किसका निर्माण होगा, परागकण का। अब ध्यान से समझिएगा कि जो ये परागकण है वो परागकोश की भित्ति को फाड़कर बाहर निकलेंगे और कहां पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। इस परागकोश से परागकण बाहर निकलकर किसकी भित्ति को फाड़कर, परागकोश की भित्ति को फाड़कर कहां चले जाएंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। इस क्रिया को क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। आया समझ में। जो नर जननांग होता है उसके अंदर जो परागकोश होता है उसमें परागकण का निर्माण होता है, और वो परागकण परागकोश से बाहर निकलकर कहां पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, परागण कहा जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो परागण की क्रिया जो है उसके अंदर जो परागकण है जो कि नर युग्मक है, जिनमें नर युग्मक का निर्माण होता है, और जो दोनों ही क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। तो ये जो है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे किस माध्यम के द्वारा। तो अभी हम इसी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये किन किन माध्यमों के द्वारा जो है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये जो है वो कीटों के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा या वायु के द्वारा। इस प्रकार के आदि माध्यमों के द्वारा जो है परागकोश से परागकण निकलकर कहाँ पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब अगर हम इसकी टाइप की बात करें कि परागण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो जो परागण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। एक होता है स्वपरागण, दूसरा परपरागण। सबसे पहले बात करते हैं स्वपरागण की, कि ये स्वपरागण क्रिया क्या है। परागण तो हमें समझ में आ गया कि परागकोश से परागकण बाहर निकलेंगे और वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। किसकी वर्तिकाग्र पर, जायांग की वर्तिकाग्र पर। अब हम पढ़ते हैं स्वपरागण क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि माना कि ये कोई पौधा है जिसमें ये पुष्प लगे हैं, ये पहला पुष्प है, दूसरा पुष्प है। अब स्वपरागण के अंदर हम जानते हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि जो पुष्प है उसके अंदर जननांग होते हैं, नर जननांग होता है, मादा जननांग होता है। तो माना कि ये एक पुंकेसर है और इसमें यहीं पर यानी कि कोई उभयलिंगी पुष्प है। अभी उभयलिंगी की हम चर्चा करेंगे कि उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं और एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं। तो माना कि ये एक उभयलिंगी पुष्प है जिसके अंदर क्या है, नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है। और ये भी कोई एक उभयलिंगी पुष्प हो सकता है जिसके अंदर भी क्या है, नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्वपरागण जो क्रिया है उसका अर्थ क्या है, स्वपरागण की क्रिया क्या है। तो हम जान रहे हैं कि ये जो पौधा है वो एक ही पौधा है, एक ही पौधा है। इस पौधे के अंदर किसी एक पुष्प है, उस पुष्प के परागकण, उस पुष्प के अंदर जो पुंकेसर है यानी कि जो नर जननांग है उसमें से जो परागकण निकलेंगे वो या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, इसी के अंदर जो वर्तिकाग्र है, इसी के अंदर जो जायांग है उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, या इस पुष्प के पुंकेस परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरी वर्तिकाग्र, उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। इस क्रिया को कहा जाता है स्वपरागण। क्या कहा जाएगा, स्वपरागण। स्वपरागण में दो कंडीशन बन रही है, पौधा वही है, पुष्प चेंज हो सकते हैं। पौधा एक ही रहेगा, पौधा कभी चेंज नहीं होगा, पौधा वही रहेगा। और इसमें क्या होगा कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे या फिर उसी पौधे के दूसरी पुष्प की, ये पहला पुष्प हो गया, ये दूसरा पुष्प हो गया, उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो हमने पुंकेसर बनाया है, ये जो परागकोश है इसका यहाँ से भी यहाँ पर भी गिर सकता है, यानी उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा, तो ये क्रिया भी हम क्या कह सकते हैं, स्वपरागण। सॉरी, ये जो क्रिया हो रही है वो स्वपरागण।
और यहाँ से फिर से इस पर भी जा सकता है। तो ये क्या होगी? स्वपरागण क्रिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पौधा एक ही रहेगा, पुष्प चेंज हो सकते हैं। दो कंडीशन बनेगी, या तो जो फूल है या जो पुष्प है उसका जो परागकोश है उससे परागकण निकलकर उसी वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, इसी फूल की या इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, या फूल चेंज हो जाएगा, पौधा वही रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो परागकोश होगा उससे परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, उसे क्या कहेंगे? हम स्वपरागण कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो स्वपरागण होता है वो दो टाइप का होता है। अभी अभी हमने दो कंडीशन पढ़ी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वपरागण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वक युग्मन और एक होता है सजात पुष्पी परागण। पहले बात करते हैं कि स्वक युग्मन क्या है। तो देखिए स्वक युग्मन में क्या होगा कि ये कोई पौधा है जिसमें ये पुष्प है, इस पुष्प के अंदर क्या होगा? परागकोश होगा, यानी पुंकेसर होगा, नर जन्नांग जिसे हम कहेंगे, और क्या होगा? मादा जन्नांग होगा। तो स्वक युग्मन में क्या कंडीशन बनेगी कि पौधा तो वही है, हम जानते हैं कि स्वपरागण में पौधा तो वही रहेगा, लेकिन इसमें पुष्प भी चेंज नहीं होगा, फूल भी वही रहेगा कि जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, फूल एक ही है, उसी के अंदर क्या है? पराग पुंकेसर है, यानी परागकोश है, परागकण है, उसी पुष्प के परागकण है, उसी पुष्प की जायांग की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वक युग्मन। क्या कहेंगे? स्वक युग्मन। स्वक युग्मन। पौधा तो चेंज हो ही नहीं रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पुष्प भी चेंज नहीं हो रहा है, पुष्प एक ही रहेगा, पुष्प एक ही रहेगा। उसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की जायांग की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, इसे क्या कहेंगे? स्वक युग्मन कहेंगे। कि किन किन पादपों में होता है ये स्वक युग्मन? तो देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मटर। मटर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मटर के अंदर स्वपरागण होता है, और किस प्रकार का स्वपरागण होता है? तो स्वक युग्मन प्रकार का स्वपरागण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण के अंदर क्या होगा कि प्लांट तो वही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? पुष्प चेंज हो जाएंगे। माना कि ये एक पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है, यहाँ पर क्या है? पुंकेसर है, परागकोश है, परागकोश से परागकण निकलेंगे, परागकण निकलकर इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, यानी कि इस फूल से इस फूल पर पहुंच रहे हैं। पहले फूल भी वही था, उसी के अंदर पुंकेसर था, उसी के अंदर जायांग था, और उसी के ऊपर वो वर्तिकाग्र पर जो है परागकण निकलकर गिर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर पुष्प जो है वो चेंज हो रहे हैं। इसमें क्या होगा कि एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। एक पुष्प के यानी एक प्लांट के पुष्प के परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। देखो फूल चेंज हो गए, इसे क्या कहेंगे हम? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। अब देखिए कि ये आनुवांशिक रूप से तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक स्वपरागण है, यानी सजात पुष्पी परागण है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो हैं, कुछ बॉटनिस्ट जो है, वो क्या कहते हैं कि ये जो है एक प्रकार का परपरागण है, क्योंकि फूल इसमें चेंज हो रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, हालांकि ये चीज नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि स्वक युग्मन में फूल भी वही रहेगा, पौधा भी वही रहेगा। फूल वही रहेगा, उसके परागकोश से परागकण निकलकर उसी की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। जो सजात पुष्पी परागण है उसमें क्या होंगे? फूल चेंज हो जाएंगे, इसका परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। और ऐसा किस में होता है, यानी सजात पुष्पी परागण के अगर हम उदाहरण ले कि ऐसा किन किन पादपों में होता है, तो ये होता है मक्का, ककड़ी आदि, इस प्रकार के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्वपरागण होता है उसके लिए पुष्प में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहला हम देखते हैं उभयलिंगता। क्या है? उभयलिंगता। अब उभयलिंगता पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उभयलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प होते क्या है। हम जानते हैं कि पुष्प के अंदर दो जन्नांग होते हैं, नर जन्नांग और मादा जन्नांग।
ऐसे पुष्प जिसके अंदर केवल एक जननांग होगा, या तो नर जननांग होगा या मादा जननांग होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प। और द्विलिंगी या हम ये कहेंगे उभयलिंगी पुष्प किसे कहेंगे, द्विलिंगी और उभयलिंगी दोनों एक ही है, तो वो किसे कहेंगे, तो ऐसे पुष्प जिसके अंदर नर जननांग भी उपस्थित हो और मादा जननांग भी उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, उभयलिंगी पुष्प। अब यहाँ पर इसकी कंडीशन पहली आ रही है कि पुष्प जो है वो कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, स्वपरागण में उभयलिंगी पुष्प होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ही पादप के अंदर, एक ही जो पादप है उसके जो एक ही पुष्प है उसके अंदर दोनों ही जननांग उपस्थित होने चाहिए, नर जननांग भी और मादा जननांग भी। नर जननांग और मादा जननांग इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि इस पौधे में दो जननांग नहीं हुए, यानी कि पुष्प के अंदर यानी कि एक ही जननांग उपस्थित हुआ, जैसे मान लिया ये पुंकेसर ही है, तो स्वपरागण की क्रिया हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि स्वपरागण के लिए इसके अंदर वर्तिकाग्र चाहिए, परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचना है। अगर इसमें वर्तिकाग्र है ही नहीं या फिर वर्तिकाग्र है तो परागकोश है ही नहीं, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो परागकण होंगे वो दूसरे पौधे पर चले जाएंगे, और दूसरे पौधे पर जाने का मतलब है कि उसके अंदर स्वपरागण की क्रिया नहीं होगी, फिर इसके अंदर परपरागण की क्रिया होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि पौधे के में जो है, पौधा जो है उसके पुष्प में उभयलिंगिता होनी आवश्यक है। उभयलिंगिता का अर्थ है कि दोनों ही जननांग उपस्थित होने चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो परागकण होंगे वो निकलकर इसी पुष्प के जो वर्तिकाग्र होगी उसके अंदर आ जाएंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पौधा है भले ही वो दूसरा पुष्प हो लेकिन फिर भी इसी पौधे पर रहेंगे, कुल मिला के पौधा यही रहेगा अगर इसमें द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा इसका पहले एक उदाहरण देख लेते हैं कि इसका क्या उदाहरण हो सकता है। तो उभयलिंगिता का उदाहरण है मटर, यानी मटर का जो पौधा होता है उसका जो पुष्प होता है उसमें पुष्प जो होता है वो उभयलिंगी पुष्प होता है, यानी वो द्विलिंगी पुष्प होता है, उसके अंदर नर जननांग भी उपस्थित होता है और मादा जननांग भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं समकाल पक्वता। समकाल यानी समान समय में परिपक्व होना। समान समय में कौन परिपक्व, कि जो नर जननांग होते हैं और जो मादा जननांग होते हैं उनका एक समय में परिपक्व होना अति आवश्यक है। यदि वो एक समय में परिपक्व नहीं हुए, हम माना कि यदि कि जो परागकोश है वो पहले परिपक्व हो गया, वो पहले पक गया, तो उसकी जो भित्ति होगी वो फटेगी, परागकण तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन यदि जायांग परिपक्व नहीं है तो वो उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा और फिर उसका अंकुरण नहीं हो पाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो नर जननांग और मादा जननांग है उन दोनों को एक ही समय पे परिपक्व होना अति आवश्यक है। इसका अगर उदाहरण देखा जाए कि समकाल पक्वता किन पौधों के अंदर पाई जाती है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा गुलाबबास, सदाबहार आदि पौधे इस प्रकार के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अनून्मील्यता। अनून्मील्यता क्या होती है? अनून्मील्यता का अर्थ हम समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं, वो हमेशा बंद रहेंगे। अगर वो हमेशा बंद है तो क्या होगा, उसके अंदर जो परागकोश होगा वो फटेगा और उससे जो परागकण निकलेंगे वो इस पुष्प से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यानी कि हम ये समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई पुष्प है जो हमेशा बंद ही रहता है, ये हमेशा बंद ही रहेगा। इसके अंदर जो परागकोश होगा उसमें जो उसका जो पुंकेसर होगा और उसमें जो परागकोश होगा उसमें क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। अब यदि ये हमेशा बंद है तो इसके परागकण इस पुष्प से बाहर ही नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो जायांग उपस्थित होगा उसकी जो वर्तिकाग्र होगी, यदि ये फट भी गया तो इसकी वर्तिकाग्र पर आ जाएगा। यानी ये कौन सा परागण हो गया, स्वपरागण हो गया, क्योंकि ये बाहर ही नहीं जा पाएंगे। अगर ये बाहर जाते तो दूसरे पौधे पर गिरते, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि परपरागण होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो परागकण होगा वो होगा जो परागकण होंगे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वपरागण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए पुष्प के अंदर, तो उभयलिंगिता, समकाल पक्वता और अनून्मील्यता। और ऐसे कौन से पादप हैं जो हमेशा बंद रहते हैं और खुलते नहीं है तथा उनके अंदर अनून्मील्यता की क्रिया होती है, तो ऐसे उदाहरण है, इसके उदाहरण हम ले सकते हैं वायोला, कनकोआ आदि। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं परपरागण, जिसे क्या कहा जाता है, सजात परागण भी कहा जाता है। हमने स्वपरागण की क्रिया तो पढ़ ली कि स्वपरागण में क्या होगा, पौधा वही रहेगा, पुष्प चेंज हो सकते हैं, एक पुष्प से उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर भी जो है परागकण जा सकते हैं। लेकिन परपरागण में क्या होगा कि पौधा ही चेंज हो जाएगा। माना कि ये कोई पौधा है
जिसके अंदर एक पुष्प में क्या है, पराग कोश है या पुंकेसर है, जिसके पराग कोश में परागकण बन रहे हैं। और ये कोई दूसरा पौधा है जिसके पुष्प के अंदर क्या है, मादा जन्नांग है, जिसे जायांग भी कहा जाता है, मादा जन्नांग है। अब यहाँ पर देखिए कि पौधे जो हैं वो चेंज हो गए हैं, एक पौधा और ये दूसरा पौधा, पौधा जो है पूरा ही चेंज हो गया है। लेकिन ये दोनों जो पौधे होंगे वो एक ही जाति के होने चाहिए, इनकी जाति जो है वो एक ही होनी चाहिए, एक ही जाति के दो पौधे। अब इसमें क्या होगा कि एक पौधे के पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी की जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, परपरागण कहा जाता है। क्या हो रहा है एक बार फिर से समझते हैं कि कोई पौधा है, उसका जो पुष्प है उसके अंदर जो पुंकेसर है, उसका जो परागकोश है, उससे परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है और दूसरा पौधा जो है उसी जाति का होना चाहिए। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे। एक पौधे के पुष्प की परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं परागकण, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, परपरागण कहा जाता है। स्वपरागण में पौधा वही था, पुष्प चेंज हो सकते थे, उसमें भी दो कंडीशन पड़ी थी, एक ही पुष्प पर जाएगा या दूसरे पुष्प पर जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुष्प के साथ साथ पौधा भी चेंज है और वो जो पौधा है वो पहले पौधे की जाति का ही होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं परपरागण की युक्तियां एवं अनुकूलन। जो परपरागण है वो उस परपरागण किन पौधों के अंदर होना चाहिए, उन पौधों में या उन पुष्प में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जब उनके अंदर क्या हो, परपरागण की क्रिया हो। तो हम इसकी पहली कंडीशन पढ़ते हैं, वो है स्वबंध्यता। क्या होती है स्वबंध्यता, कि हम जानते हैं कि जो पुंकेसर होता है उसका जो परागकोश होता है उसमें परागकण बाहर निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र पर जाएंगे, नॉर्मल बात है, वर्तिकाग्र पर जाएंगे। लेकिन स्वबंध्यता का अर्थ क्या होगा कि यहाँ से परागकण निकलकर यहाँ पर तो पहुंच जाएंगे। सॉरी, मार्कर काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लेते हैं। तो यहाँ से परागकण निकलकर कहाँ पहुंच जाएंगे, वर्तिकाग्र पर तो पहुंच जाएंगे, यहाँ पर तो परागकण जो है वहां यहाँ पर तो पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है इस परागकण का क्या नहीं हो पाएगा, इस परागकण का अंकुरण नहीं हो पाएगा। अंकुरण यदि नहीं हो पाएगा तो इससे क्या नहीं निकलेगी, परागनलिका नहीं निकलेगी। परागनलिका नहीं निकलेगी तो बीजांड तक जो है नर युग्मकों को रास्ता नहीं पहुंच पाएगा, यानी नर युग्मकों का निर्माण ही नहीं होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नर युग्मकों का निर्माण होता है वो परागनली के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि जो परागकण है वो पहुंच तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा, अंकुरण नहीं हो पाएगा। यानी ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, स्वबंध्यता कहा जाता है। अब स्वबंध्यता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि स्वबंध्यता नहीं हुई और यहाँ से परागकण निकलकर माना कि इस वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तो यहाँ पर यदि अंकुरण हो गया तब तो ये कौन सा हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। स्वपरागण हो जाएगा यदि माना कि एक ही पौधा है उसी के अंदर द्विलिंगी पुष्प है और इसी के अंदर क्या होगा, द्विलिंगी पुष्प के अंदर नर जनांग भी होगा, मादा जनांग भी होगा और उसी से निकलकर इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच गया और यहाँ पर अंकुरण हो गया। यहाँ पर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है परागण की क्रिया संपन्न हो गई, तो फिर इसको क्या कहेंगे, हम स्वपरागण कहेंगे। यानी कि यहाँ पर इसका अंकुरण नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पर अंकुरण नहीं होगा तो ये जो परागकण है वो किसी और पौधे पर जाएंगे उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, परपरागण की क्रिया कहेंगे। यानी कि इनके अंदर स्वबंध्यता होना बहुत आवश्यक है। स्वबंध्यता किन किन पादपों में होती है, तो देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। राखी बेल, अंगूर, पेटूनिया जाति के पादपों के अंदर स्वबंध्यता होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक लिंगता। अब एक लिंगता का अर्थ क्या होगा कि उस जो पौधा है उसका जो पुष्प है उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो जो पुष्प है वो एक लिंगी पुष्प होना चाहिए। एक लिंगी पुष्प होगा यानी कि माना कि ये कोई पौधा है और इसका ये पुष्प है, इसके अंदर एक लिंगी पुष्प है, यानी कि इसके अंदर माना कि ये कोई एक पुंकेसर ही है, यानी कि इसके अंदर नर जनांग ही है। और ये दूसरा पौधा है जिसके अंदर क्या है, मादा जनांग है, ये मादा जनांग है, माना कि ये मादा जनांग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यदि एक लिंगी पुष्प है तभी तो दूसरे पौधे पर ये परागकण जाएंगे,
दूसरे पौधे पर जाएंगे। वरना यदि इसी के ऊपर माना कि द्विलिंगी पुष्प हो गए तो यहीं पर, जैसे कि यहीं पर ये मादा जन्नांग हो गया तो ये यहीं पर गिर जाएंगे, तब तो ये स्वपरागण हो जाएगा, पर परागण की क्रिया हो ही नहीं पाएगी। एक लिंगी पुष्प होंगे तभी तो दूसरे पौधे पर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज आती है कि जो लौकी है, तुरई है, इन पौधों के अंदर क्या होता है, एक लिंगी पुष्प तो होते हैं लेकिन एक ही पादप पर क्या होंगे, दो प्रकार के एक लिंगी पुष्प होंगे। यानी कि माना कि इसके अंदर क्या है, एक पुष्प के अंदर तो है नर जन्नांग पुंकेसर और दूसरे पुष्प के अंदर क्या हो जाएगा, मादा जन्नांग। एक लिंगी पुष्प तो है लेकिन वो अलग अलग प्रकार के एक लिंगी है, एक तो है नर जन्नांग, एक है मादा जन्नांग, पौधा भले ही वही है, एक लिंगी पुष्प है। तो अब यहाँ पर यदि इस पुंकेसर से निकलकर परागकण इस पर गिर जाते हैं और इनका अंकुरण हो जाता है, तब उस कंडीशन में हम इनको स्वपरागण कहेंगे, पर परागण की क्रिया नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक लिंगता होना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता क्या होगा कि इनका जो परिपक्वन है, यानी कि जो नर जन्नांग और जो मादा जन्नांग है, उनका जो परिपक्वन है, उनको जो परिपक्व होंगे वो अलग अलग समय पर होने चाहिए। अगर एक ही समय पर परिपक्व हो गए, यानी कि पुंकेसर है वो भी उसी समय पर और जो जायांग है वो भी उसी समय पर परिपक्व हो गया, दोनों एक ही समय पर परिपक्व हो गया, तो यहाँ से जो पुंकेसर परागकण आएंगे वो यहाँ गिरेंगे और उनका अंकुरण हो जाएगा, ये ग्राही कर लेंगे, इसको ग्रहण कर लेंगे, इनका अंकुरण हो जाएगा, तब तो ये स्वपरागण की क्रिया हो जाएगी। और यदि एक ही पौधे के जो दोनों नर जन्नांग है वो अलग अलग समय पर परिपक्व हो रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पुंकेसर अलग समय पर और मादा जन्नांग जो जायांग है वो अलग समय पर परिपक्व हो रहा है, तो जब जो चीज पहले परिपक्व हो गई, माना कि पुंकेसर पहले परिपक्व हो गया तो पराग कोश से परागकण तो बाहर निकल जाएंगे। अब भले ही वो यहाँ पर पड़े लेकिन इनका अंकुरण नहीं हो पाएगा क्योंकि ये परिपक्व नहीं है अभी, उस कंडीशन में इनको कहीं और जाना पड़ेगा, किसी और दूसरे पौधे पर जाना पड़ेगा, और किसी और पौधे पर जब जाएंगे तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पर परागण की क्रिया कहेंगे। अब भिन्न काल पक्वता के अंदर दो कंडीशन आती है, एक होता है पुंपूर्वता और एक होता है स्त्री पूर्वता। पुंपूर्वता के अंदर क्या होगा, पुंकेसर जो होगा वो स्त्री केसर या जायांग से, पुंकेसर जो है वो पहले परिपक्व हो जाएगा और जायांग जो है वो बाद में परिपक्व होगा, पहले पुंकेसर होगा फिर जायांग परिपक्व होगा। और ऐसा किन पादपों में होता है, तो गुड़हल, कपास, आर्णी इत्यादि प्रकार के पादपों में पुंपूर्वता पाई जाती है। नेक्स्ट आता है स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता का इसका उल्टा हो जाएगा कि पहले कौन होगा, जायांग परिपक्व होगा और बाद में कौन होगा, पुंकेसर परिपक्व होगा। और ऐसी कंडीशन किसमें होती है, तो चंपा, बरगद आदि इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, इनके अंदर इस प्रकार की कंडीशन होती है, यानी कि इनमें भिन्न काल पक्वता पाई जाती है, दोनों ही जन्नांग अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे। नेक्स्ट आता है अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर्कोगेमी या अवरुद्ध परागणता, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें क्या होगा, अवरुद्ध परागणता का अर्थ क्या है कि जो नर जन्नांग है और मादा जन्नांग है उनमें कुछ ऐसा संरचनात्मक परिवर्तन हो जाए, कुछ ऐसी संरचनात्मक परिवर्तन हो जाए कि उसमें स्वपरागण की क्रिया हो ही नहीं पाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा कि जो कैरियोफिलेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है कि जो जायांग होती है, जायांग उसकी जो वर्तिका होती है, वर्तिका हमने क्या पढ़ा, वर्तिका जो है लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो कि किसके बीच में पाई जाती है, वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में। तो इनमें क्या होगा, जो वर्तिकाग्र होगी, वर्तिका जो होगी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और जो परागकोश जो होगा, जो परागकोश या हम ये कहें कि पुंकेसर जो होगा उसकी जो लंबाई होगी वो छोटी रह जाएगी। क्या होगा, जो मादा जन्नांग है उसकी जो वर्तिकाग्र है उसका क्या होगा, उस वर्तिकाग्र की जो वर्तिका जो है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और पुंकेसर की लंबाई जो है वो छोटी रह जाएगी, जिसकी वजह से परागकण जो है वो इस पर नहीं पहुंच पाएंगे। किस पर नहीं पहुंच पाएंगे, वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस क्रिया को हम कहते हैं अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी कहा जाता है। और ऐसा किन पादपों में होता है, कैरियोफिलेसी कुल के जो पादप होते हैं उनके अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व के अंदर क्या होगा कि किसी पादप या हम ये कहें कि जो प्रिमूला पादप है, प्रिमूला जो पादप है उनमें क्या होगा,
दो कंडीशन होगी, दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन में क्या होगा कि जो जायांग है, जायांग जो है उसकी वर्तिका लंबी हो जाएगी, उसकी वर्तिका लंबी हो जाएगी तथा पुंकेसर कैसे हो जाएंगे, छोटे ही रह जाएंगे, पुंकेसर छोटे ही रह जाएंगे। पहली कंडीशन तो ये हुई। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि जो वर्तिका है उसकी लंबाई कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी तथा पुंकेसर कैसे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन में ये होगा। पहली कंडीशन में क्या होगा कि जो वर्तिका है उसकी लंबाई अधिक हो जाएगी, पुंकेसर छोटे रह जाएंगे, और दूसरी कंडीशन में वर्तिका की लंबाई छोटी रह जाएगी और पुंकेसर बहुत बड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है पर स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाएगी किसी पुष्प के अंदर। इस कंडीशन में इन पराग कणों को किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना ही पड़ेगा, और तब क्या होगा, इसमें पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो इसका हम उदाहरण देखें तो क्या हो जाएगा, प्रिमूला पादप। चलिए परागण का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, पर परागण की विधियां। अभी हमने पर परागण पढ़ा है कि पर परागण में क्या होता है, एक पौधे से पराग को, एक पौधे के पुष्प से पराग कोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे यानी उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के पराग हम ये कह सकते हैं कि जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, पर परागण कहा जाता है। अब दूसरे पौधे पर परागकण जा तो रहे हैं लेकिन किस माध्यम से जा रहे हैं, ये पौधा है, ये दूसरा पौधा है, यहाँ से यहाँ जा तो रहे हैं लेकिन किस माध्यम के द्वारा जा रहे हैं, क्योंकि परागकण तो चलकर जा नहीं सकते हैं, वो तो अगतिशील होते हैं। तो यहाँ से एक पौधे से दूसरे पौधे पर जो परागकण जा रहे हैं वो किन माध्यमों द्वारा जा रहे हैं, किन विधियों के द्वारा जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले विधि हम पढ़ते हैं वायु परागण। अब वायु परागण के अंदर क्या होगा कि परागकण यदि वायु के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वायु परागण कहेंगे। वायु परागण के अंदर परागकण जो है वो कैसे होने चाहिए कि वो उड़कर यहाँ से यहाँ दूसरे पौधे तक पहुंच जाए, क्योंकि वायु के अंदर तो उड़कर ही जाएंगे। तो ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि परागकण के अंदर कि एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर जो है वो परागकण चले जाए। तो हम कह सकते हैं कि परागकण कैसा हो, छोटा हो, छोटा हो, हल्का हो यानी वजन में कम हो, है ना, शुष्क हो, तब जाकर परागकण जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर हवा के माध्यम से जाएगा, उड़कर जाएगा। वरना यदि भारी होगा तो वो उड़ ही नहीं पाएगा, दूसरे पौधे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये होता है वायु परागण। अब बात करते हैं जल परागण की, कि जल परागण के अंदर क्या होगा। वायु परागण में हमने पढ़ा भाई वायु के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे तक जा रहा है, तो जल के अंदर क्या होगा कि जल के द्वारा परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, जल परागण कहा जाएगा। इसमें पहला आता है अधोजल परागण, और जिसे क्या कहा जाता है, जलाद परागण भी कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो पौधा होगा वो कैसा होगा, जो हम ये कह सकते हैं कि जो परागण की क्रिया होगी वो जल के अंदर होगी। कहाँ होगी, जल के अंदर की तरफ जो है परागण की क्रिया होगी। जैसे कि ये माना कि कोई पौधा है, इससे परागकण जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन वो कहाँ हो, जल के अंदर डूबे हुए पादप होने चाहिए, जल के बाहर नहीं होंगे, जल के अंदर डूबे हुए पादप होने चाहिए, जिसके अंदर परागण की क्रिया होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, अधोजल परागण या जलाद परागण भी कहेंगे। और ऐसा किन किन पादपों में होता है, तो जो नाजास है, सिरेटोफिलम है, जोस्टेरा है आदि इस प्रकार के पादपों के अंदर कौन सा परागण होगा, अधोजल परागण या जलाद परागण होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण। अधिजल परागण के अंदर क्या होगा कि अधिजल परागण, इसमें हमने पढ़ा परागण की जो क्रिया होगी वो जल के अंदर होगी, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, जल के बाहर की ओर होगी। यानी पौधा जो होगा वो जल के बाहर निकला हुआ होगा, जल के बाहर यानी उसकी पृष्ठ पर होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, जल पृष्ठ कहते हैं, क्योंकि ये इसकी पृष्ठ पर ऊपर की ओर निकला हुआ होता है। तब यहाँ पर क्या होगा, पौधा तो जलीय ही होगा, जल के अंदर ही होगा पौधा तो, लेकिन जल के ऊपरी सतह पर जब परागण की क्रिया होगी तब इसे हम क्या कहेंगे, अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण कहेंगे। इसके उदाहरण देखें तो इसका अच्छा सा उदाहरण है वेलिसनेरिया। क्या होगा, वेलिसनेरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कीट परागण। कीट परागण क्या होता है कि जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा, कीट जैसे कि हो गया, जैसे कीट कौन कौन से हो गए, मधुमक्खी, पतंगा, और उदाहरण हम जैसे ले सकते हैं तितली, है ना, ये सारे क्या है, कीट है। तो कीट के द्वारा जब परागण की क्रिया होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, कीट परागण कहा जाएगा। अब इसमें कैसे होने चाहिए
परागकण की उनके द्वारा, कीटों के द्वारा परागण की क्रिया हो। तो परागकण कैसे होने चाहिए? चमकदार होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, जब जाकर वो कीट जो है उनकी तरफ आकर्षित होंगे। गंध युक्त होने चाहिए, उनको गंध महसूस होनी चाहिए जब वो उनकी तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, गंध युक्त होने चाहिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उनमें मकरंद होना चाहिए, यानी वो मकरंद स्रावित करते हुए होने चाहिए। मकरंद यानी एक चिपचिपा पदार्थ होता है, यदि उसके अंदर मकरंद अधिक है तो कीट जब इस परागकण पर बैठेगा तो वो परागकण जो है कीट की सतह से चिपक जाएगा, कीट की शरीर की सतह से चिपक जाएगा, चाहे पांव से, चाहे चोंच से, या चाहे उसके शरीर के किसी भी भाग से जब परागकण चिपक जाएगा और जब वो कीट दूसरे पौधे पर जाएगा तो वो परागकण भी उसी के साथ जो है दूसरे पौधे पर चला जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं। और ऐसा कीट परागण कहाँ कहाँ होता है, या हम ये कहें कि 80% जो कीट परागण होता है, 80% जो कीट परागण होता है वो होता है मधुमक्खियों के द्वारा। किसके द्वारा? मधुमक्खियों के द्वारा। मधुमक्खियों के द्वारा 80% जो कीट परागण होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। और किन किन के अंदर होता है ये कीट परागण? तो सरसों, साल्विया, जिसे हम तुखमलंगा कहते हैं, आर्किड्स, आक इत्यादि। ये जो कि 12वीं की बुक के अंदर जो एग्जाम्पल लिख रखे हैं वही लिखे हैं मैंने। नेक्स्ट हम देखते हैं पक्षी परागण। पक्षी परागण के अंदर क्या होगा कि जो पक्षियों के द्वारा जो परागण की क्रिया होगी उसे क्या कहा जाएगा? पक्षी परागण। यानी पक्षी जो है एक परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाएंगे, उसको हम कहेंगे पक्षी परागण। और पक्षी परागण क्रिया होने के लिए भी परागकण कैसे होने चाहिए? चमकदार होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, मकरंद युक्त होने चाहिए ताकि उनकी चोंच से या उनकी सतह से चिपक सके, और गंध युक्त होने चाहिए। किन किन पादपों के अंदर होता है पक्षी परागण? तो सेमल, बिग्नोनिया, पलाश, रक्तमदार आदि इस प्रकार के पौधों के अंदर पक्षी परागण की क्रिया होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं चमगादड़ परागण। चमगादड़ के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। हम जानते हैं कि जो चमगादड़ होता है वो रात्रिचर प्राणी है, यानी वो रात्रि को ही गति करता है, रात को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं या कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो रात को खुलते हैं, रात्रि के समय वो खुलते हैं। जब वो रात्रि के समय खुलेंगे और उनके जो परागकण बाहर आएंगे तब ये क्या करेंगे? चमगादड़ जब रात्रि के समय गति करेंगे तो उस पौधे पर बैठकर वो जो परागकण होंगे इनकी सतह से चिपकेंगे वो, और वो एक पादप से दूसरे पादप पर पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये होता है चमगादड़ परागण, यानी चमगादड़ के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो ये होता है कदम्ब, कचनार, बालम खीरा, गोरख इमली इत्यादि प्रकार के पादपों के अंदर होता है, जो कि रात के अंदर उनके पुष्प जो हैं वो खुलते हैं। अब कुछ दो चीजें और बता रखी है इसके अंदर बुक के अंदर कि कुछ जो परागण की क्रिया है वो घोंघों के द्वारा भी होती है। घोंघे के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है वो किन किन में होता है? तो सर्पवृक्ष और आर्किड्स से जो पौधे होते हैं, कुछ आर्किड्स होते हैं उनके अंदर घोंघों के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। और गिलहरी जो होती है उसके अंदर भी उसके द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। गिलहरी जो होती है वो क्या करती है? परागण की क्रिया। किस प्रकार से? परागकण को जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाने का कार्य करती है, जिसे क्या कहा जाएगा? गिलहरी परागण, या गिलहरी के द्वारा परागण की क्रिया। ये किन में होता है? जो गुलमोहर के पादप होते हैं और जो सेमल के पादप होते हैं उनके अंदर गिलहरी के द्वारा भी जो है परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो आज हमने परागण का जो है एक पूरा का पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया है। परागण क्या होता है, परागण के प्रकार पढ़ लिए हैं हमने, उनके अनुकूलन पढ़ लिए हैं, और किन किन माध्यमों के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है वो पढ़ ली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा निषेचन की प्रक्रिया। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।